नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अभी कुछ रोज पहले हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी तल्ख टिप्पणी की थी और जो कोर्ट ने कहा था उसका कुल लबोलुआब यही था कि अगर इस तरह की बात कोई संज्ञान में आती है तो उसे सुनने के बाद सो मत जाइए, बल्कि कार्रवाई करिए, उस पर एफआईआर करिए। चूंकि इस तरह की चीजें जो है इससे समाज में उन्माद फैलता है, संघर्ष की परिस्थितियां पैदा होती हैं और शांति व्यवस्था भंग होती है। इसलिए उसको सुनकर बैठने की बजाय उस पर त्वरित तरीके से कार्रवाई की जानी चाहिए। जब ये बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही, उसी दरमियान ये भी बात निकल कर आई कि असल में जो सोशल मीडिया पर तमाम तरह के हेट स्पीच वगैरह चलते हैं उनको विनियमित करने के लिए पिछले 4-5 सालों से केंद्र सरकार भी विचार विमर्श कर रही है। उस मसले पर वो परामर्श ले रही है ताकि ये जो चीजें चल रही हैं जिसकी वजह से समाज में एक अलग तरह की चीजें पैदा हो जाती हैं और विद्वेष बनने लगता है, उससे निपटा जा सके। ये जब तमाम विमर्श चल रहा है, इसी बीच हेट स्पीच से ही जुड़ी एक बड़ी खबर आती है और वो खबर जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए तो झटके की है और उनके लिए भी जिनका सियासी जो करियर है वो खत्म हो चुकेगा इस निर्णय के बाद। मामला आजम खां से जुड़ा हुआ है और वो हेट स्पीच का शिकार हो गए हैं। चूंकि बोलने में वो माहिर ही हैं और जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं वो जाहिर तौर पर लोगों को चुभती है और समाज में एक अलग तरीके का भाव पैदा करती है। जैसा कि पिछली रोज सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था कि इस तरह की जो बोली बानी होती है वो सामाजिक संघर्ष को पैदा करती है। तो ये जिस तरह से आपको ध्यान होगा जया प्रदा पर किस तरह का बयान इनका आया था, या फिर योगी आदित्यनाथ को लेकर जो इन्होंने बयान दिया था, या फिर प्रधानमंत्री को लेकर जो इन्होंने बयान दिया था, या फिर जो डीएम रयांजनेय कुमार उनको लेकर जो बयान दिया था, ये तमाम बयान इस बात की गवाही देते हैं कि दरअसल किस तरह से जो आजम खां बोल रहे थे उससे एक सामाजिक विद्वेष जैसा माहौल ही बनाने वाली वो बात थी, उससे इतर तो कुछ थी नहीं। बहरहाल तो उसे लेकर भाजपा के नेता अशोक सक्सेना ने शिकायत दर्ज की थी और उस शिकायत का आलम यह हुआ, यह मामला 2019 का है कि उन्हें 3 साल की सजा हो गई। यह अलग बात है कि उनको जमानत मिल गई, लेकिन यह सजा उनके सियासी जीवन को खत्म करने के लिए काफी है। वैसे जब सियासत की बात आ ही गई है तो उन्हीं के घर का एक और दिलचस्प किस्सा वो भी जानना बड़ा जरूरी है और वो उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से अब आजम खां तो चूंकि इनकी उम्र भी हो चुकी है और 3 साल की सजा है और इस सजा के बाद 6 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो 9 साल तो अब इनका तो खत्म हो गया। इनको जो सपुत्र हैं उनकी भी विदायगी गई और वो गई इस मामले में कि उन्होंने 2 आप कहिए जन्म प्रमाण पत्र और वो पैन कार्ड वगैरह लगा के अपना चुनाव लड़ा था और उसमें उम्र जो है वो उम्र के मामले में फंस गए और उस फंसने की वजह से उनकी विधायकी चली गई और 2 साल की सजा हो गई। अब उस 2 साल की सजा हुई तो उसके बाद में वो 6 साल आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो उनका भी मामला इसी तरह का रहा। तो ये देखिए ये अनोखी जोड़ी है पिता पुत्र की सियासत में अगर देखें तो। वैसे एक चीज आपको बताता हूं फिर आगे चलता हूं कि असल में ये 2013 से पहले इस तरह का कानून नहीं था कि अगर आपको इस तरह की सजा वगैरह हो जाएगी तो चुनाव वगैरह नहीं लड़ सकते हैं। ये दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने राजनीति के अपराधीकरण को रोकने की दिशा में ये पहल की थी। 2013 में उसका जजमेंट आया था जिसमें यह था कि 2 साल या उससे अधिक की सजा होने पर किसी को भी अगर वो सियासी जीवन में है, राजनीति कर रहे हैं, तो वो तो सजा काटेंगे ही। उसके बाद में जो 2 साल है उससे ज्यादा की है और उसके बाद 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसी का शिकार जो है वो लालू प्रसाद यादव भी है और अब आजम खां हो गए और फिर उनके बेटे तो है ही हैं। और उनके बेटे और खुद आजम खां, इन दोनों लोगों के वकील सिब्बल साहब हैं और सिब्बल साहब की दया से इनको जमानत मिली और बाकी उनका जो अपना कोर्ट का है उससे आप लोग वाकिफ हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे। तो इनको जमानत मिली और इनको जमानत मिली तो इनको खुश करने के लिए किस तरीके से, या आप कहिए कि समाजवादी पार्टी और आजम खां के बीच
जो बर्फ जमी हुई थी उस बर्फ को पिघलाने के लिए समाजवादी पार्टी ने सिब्बल साहब को भेजा राज्यसभा। हालांकि वो पार्टी ज्वाइन नहीं की, वो निर्दल गए, लेकिन पूरा सहयोग जो रहा वो समाजवादी पार्टी का रहा। और फिर उसका एक कारण ये भी माना जा रहा था कि भाई एक वकील भी चाहिए। जिस तरह से ईडी और सीबीआई का शिकंजा तमाम सियासी दलों के राजनेताओं पर बढ़ता जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में एक काबिल वकील की जरूरत है, और उस लिहाज से सिब्बल साहब का कोई जवाब तो है नहीं। तो एक वो भी कारण था। और दूसरी बात यह थी कि जो सियासत है उस सियासत में पश्चिम उत्तर प्रदेश का अपना खासा महत्व है, और उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आजम खां का अपना एक कद है। कम से कम वो मुस्लिम चेहरे में तो एक बड़े नुमाइंदे है ही है। तो इस वजह से भी ये था कि भाई अपना जो संबंध खराब हो चुका, और इस वजह से भी कि आजम खां लंबे समय तक जेल में रहे, और उस जेल में रहने के दरमियान तो झांकने गया नहीं कोई कुनबे से, अगर शिवपाल यादव को छोड़ दे तो इस कारण से तलखी बड़ी बढ़ गई थी। और फिर बीच में आपने देखा होगा किस तरह का माहौल बन गया था, खास तौर से मुस्लिम नेता जिस तरह से बयान दे रहे थे जो समाजवादी पार्टी से जुड़े थे। तो इन तमाम कारणों से भी एक जो दूरियां हुई थी उसे कम करने की कवायद में भी माना जाता है कि सिब्बल साहब को इन लोगों ने समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा भेजा। अब सिब्बल साहब को भेजा, और सिब्बल साहब इनके जो हैं वो वकील भी हैं। अब जाहिर तौर पर वकील हैं तो आगे जाएंगे ही, चूंकि और विकल्प तलाशा जाएगा। पर अपराध आप ये कहिए कि सिद्ध होने की वजह से और सजा सुनाए जाने की वजह से आजम खां की विधायकी तो खतरे में आई है। और ये तकरीबन माना जा रहा है कि अब जब तक या तो उसके फैसले पर स्टे आए, और स्टे आने के बाद जो है निर्णय हो, ये एक प्रक्रिया है। चूंकि अभी ये एमपी एमएलए कोर्ट का निर्णय है, तो जाहिर तौर पर उनके लिए रेमेडी है, वो आगे जा सकते हैं। लेकिन क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच ये भी जानना बड़ा दिलचस्प है और महत्वपूर्ण भी है कि आप ये देखिए कि ये बड़े सियासी नेता हैं, और एक जमाने में माना जाता रहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर पत्ता भी हिलता था और समाजवादी पार्टी की सरकार है तो बिना आजम खां के नहीं हिलता था। यह रसूख था। और फिर वो मुजफ्फरनगर वाला दौर तो लोगों को याद ही होगा कि किस तरीके से तमाम चीजें घट रही थी। हालांकि वो एक अलग मसला है, हम उस पर नहीं जा रहे हैं। अपना कहना यह है कि ये जो रसूख रहा, वो जो अकड़ रही, वो किस तरह से निकली, ये भी जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। जौहर यूनिवर्सिटी एक इसका बेहतरीन उदाहरण है। जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर किस तरह से ईडी वगैरह की जांच पड़ताल चल रही है और तमाम जांचें चल रही हैं, किस तरह से वहां जमीन कब्जा की गई, और फिर आप एक तरह से कहिए हथिया ली गई, और वो तमाम चीजें तकरीबन 165 जो है, मैं आपको बताता हूं, केस चल रहे हैं। 100 दर्ज हैं, 165 केस अगर पूरा परिवार मिलाकर देखा जाए तो 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में दिए हलफनामे के मुताबिक आजम खान, उनकी पत्नी और विधायक, अब वो तो मामला अलग हो गया, कुल 165 आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये बड़ी मजेदार बात है। अब आप देखिए कि आजम खां पर कुल 87 मामले हैं, अब्दुल्ला आजम पर 43 मामले हैं, और आजम खां की पत्नी जो है उन पर 35 मामले हैं, और इस तरह से कुल मिलाकर 165 केस दर्ज हैं। और अगर हम सिर्फ आजम खां की बात करें तो उनके ऊपर तकरीबन 90 मामले दर्ज हैं। अब ये जो स्थिति है, उस स्थिति में एक चीज और आपको बता दूं कि इनको 27 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट 20 मई 2022 को इनको अंतरिम जमानत मिली थी। तब उनके ऊपर केसों की संख्या 89 हो चुकी थी, और अगस्त में एक और केस इनके ऊपर दर्ज हुआ है, तो अब उसकी संख्या 90 हो चुकी है। और अगर कुल मिला जुला कर देखा जाए तो 165 हो चुके हैं। तो ये जो है एक इनका, आप ये भी कह सकते हैं कि इनके पूरे कुनबे के ऊपर, और ये भी अपने आप में एक बड़ी चीज है कि राजनीति के अपराधीकरण पर चर्चा होती रहती है, और समाजवादी पार्टी इसको घेरा भी जाता है। हालांकि अगर राजनीति के अपराधीकरण पर विमर्श हो तो जाहिर तौर पर
ऐसा नहीं लगता कि कोई दल अछूता रहेगा। लेकिन अभी हम लोग बात आजम खान की कर रहे हैं, तो इन्हीं तक बात सीमित रखते हैं, उसको आगे लेकर जाना ठीक नहीं रहेगा। तो इनके ऊपर इतने मामले दर्ज हैं। अब ऐसी स्थिति में ये, अब आप ये समझिए कि नीति निर्धारक, पॉलिसी मेकर होते हैं ये लोग। इतने मामले दर्ज होने के बाद अब सिब्बल साहब इनके वकील है ही हैं, और फिलहाल 3 साल का इनको सजा हुई है हेट स्पीच के मामले में। तो उसमें जमानत मिल ही जाती है, जैसा कि खुद आजम खान ने भी मीडिया से जब मुखातिब हुए तो उन्होंने इस बात को बताया। लेकिन बड़ी बात यह है कि हेट स्पीच के मामले में जो बड़बोलापन रहा है, और वो जाहिर तौर पर ये बड़बोलापन और इस तरह की भाषा जो ये लोग निकालते हैं, उसके पीछे का कारण सिर्फ सियासी होता है कि अपनी जो है राजनीतिक रोटियां सेकी जा सके। लेकिन उन राजनीतिक रोटियों के फेरे में किस तरीके से समाज में वैमनस्य फैलाया जाता है, ये बात खुद सुप्रीम कोर्ट ने कही। और जो सुप्रीम कोर्ट ने भी सप्ताह भर पहले कहा था, ऐसा लगता है कि वो पत्थर की लकीर है, और इसी वजह से उस लकीर पर चलते हुए एमपी एमएलए कोर्ट ने ये माना कि नहीं, आप जिम्मेदार लोग हैं, और अगर जिम्मेदार लोग इस तरह की बातें करेंगे तो जाहिर तौर पर समाज में एक अलग तरह का संदेश जाएगा। क्योंकि आप तो उस पायदान पर बैठे हैं जहां आपके कहे का मतलब है, आप एक जनाधार वाले लोग हैं, आप ऐसे लोग हैं जिनके कहने पर उन्माद हो सकता है, जिनकी बातों का समाज के एक बड़े वर्ग पर असर पड़ता है। और ऐसे लोग अगर इस तरह की बात करें, चड्डी बनियान पर उतर आए, वो आपको याद होगा किस तरह से 2000, हमको लगता है संभवतः 19 का चुनाव था या उसके पहले का, ध्यान नहीं है ठीक, जब इन्होंने टिप्पणी इस तरह की थी संभवतः जयप्रदा को लेकर, तो एक अलग तरीके का आक्रोश भी उठा था। और तब कहा गया था कि इन्होंने भले ही ये बयान इस लिहाज से दिया हो कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में कोई माहौल बनेगा, लेकिन ये इस बयान ने ठीक ठाक ध्रुवीकरण कर दिया था। लोगों को यह बात बड़ी बुरी लगी थी कि इस तरह की भाषा का प्रयोग एक महिला के लिए, वो भी ऐसे नेता जिनका अपना एक कद है, वो इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये उस समय चुनाव का मौसम था, और चुनाव के मौसम में ही इन्होंने इस तरह का बयान दिया था। ये उनका अपना पर्सनल टसन था, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी के भीतर की एक ऐसी कहानी है जिस कहानी ने पूरी समाजवादी पार्टी को ही मत दिया था। और ये वो दौर है जब जयाप्रदा, अमर सिंह और इनकी वजह से आजम खां को बाहर जाना पड़ा था, और तब ये बजाब्ता आजम खां के विरोध के बाद भी सपा से इनको टिकट मिला था जयाप्रदा को, और वो जीती थी। तो ये जो रसाकसी है आजम खां, जयाप्रदा और अब तो अमर सिंह रहे नहीं, इनके बीच की, तो वो तब से है, वो अदावत चल रही है। और जब ये चुनाव में बात पहुंचती है, बाद में फिर आजम खां का लौट आते हैं वो समाजवादी पार्टी में। जाहिर तौर पर दोनों एक दूसरे की, समाजवादी पार्टी और आजम खां, और समाजवादी पार्टी को अगर पश्चिम में कुछ चाहिए तो जाहिर तौर पर उसके लिए ज़रूरी है कि आजम खां उसके साथ रहें, क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी कहा कि पश्चिम में वो सबसे बड़ा चेहरा है समाजवादी पार्टी के लिहाज से। जो समाजवादी पार्टी की पॉलिटिक्स तो बाद में आ जाते हैं, लेकिन जब वो चुनाव में इस तरह का बयान देते हैं तो उसका बड़ा असर पड़ता है। तो और उसके फिर जो सियासी परिणाम रहे वो सबने देखा। लेकिन बड़ी चीज ये है कि जो इस तरह के नेता हैं, जिनका अपना एक आधार है, जिनके कहने बोलने का अपना एक प्रभाव है, अगर वो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं तो समाज में द्वेष ही फैलेगा। और यही वजह है कि ऐसा मालूम पड़ता है कि कोर्ट ने इन्हीं कारणों से हेट स्पीच के मामले में इनको सजा दी, और उसका जो हासिल है वो ये कि विधायकी गई।
अब आगे क्या होगा ये तो अपने आप में एक अलग विषय है, चूंकि वो आगे कोर्ट में जा सकते हैं और जाहिर तौर पर वो जाएंगे ही, और उसमें फिर क्या होगा ये सब बात की बातें हैं। लेकिन अभी तो ये कहा ही जा सकता है कि दरअसल जो एक रसूख वाला मामला है, उस मामले को तो गहरी ठेस पहुंची ही है, और उन तमाम लोगों के लिए ये एक नज़ीर भी है कि अगर आप इस तरीके की कोई बोली बानी बोलते हैं तो बोलने से पहले आपको 10 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब बात वहां तक सीमित नहीं रहेगी जहां तक आप समझ रहे हैं। अब चीजें इस हद तक जाएंगी जहां आपका सियासी जो सफर है वो तंग हो सकता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।